रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट एतराजात के मुताबिक तय करदा पैरामीटर्स और रूल्स के तहत दरख्वास्त को पजीराई नहीं दी जा सकती। एतराजात के खिलाफ 1 माह में अपील दायर की जा सकती है। राना सनाउल्लाह फिर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बोले अपोजिशन को खत्म करने के लिए झूठे और बेबुनियाद मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अदालत शहरियार अफरीदी और डीजी ANF को तलब करके गिरफ्तार अफराद और वीडियो से मुतालिक पूछे। नून लीगी रहनुमा के खिलाफ 15 किलो इन बरामदगी केस की समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। गाड़ी की सुपुर्दगी और वीडियोस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आसिफ जरदारी को डॉक्टर्स ने सेहतयाब करार दे दिया। साबिक सदर के तमाम जरूरी टेस्ट मुकम्मल, चहलकदमी शुरू कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक साबिक सदर के टेस्ट के रिजल्ट बेहतर हैं। आसिफ जरदारी अब मुस्तकिल हस्पताल में कयाम नहीं कर रहे, बेशतर वक्त घर पर ही गुजारते हैं। कैदियों की हालत एजार से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान नेल्सन मंडेला का तस्करा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नेल्सन मंडेला ने कहा था किसी कौम की गवर्नेंस और हालात का जायजा लेना हो तो जेलों की हालत देखें। वफाकी वजीर शेर मजारी ने कैदियों से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। मीडिया गुफ्तगू में कहा रिपोर्ट में कैदियों बारे बहुत सी तजावीज़ दी हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस एक्शन लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरा अमरीका मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। शाह महमूद कुरैशी ने दौरा के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारान और अहम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें की। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान। रूखी सूखी रोटी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। कराची में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी आटे के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। उधर आटा चक्की मालिकान की मनमानियों के बाद नान बाई भी मैदान में आ गए। पेशावर के नान बाइयों का रोटी की कीमत ना बढ़ने पर पीर से हड़ताल का ऐलान। लाहौर के नान बाइयों ने आटे की कीमत कम करने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी। अस्तोर के बाला इलाकों शंकरगढ़, दारिले मीर मलिक और स्कमकल के राबता सड़कें ताहाल बंद। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बर्फबारी के बायस रास्ते 10 रोज से ब्लॉक हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। ट्रंप का आयतुल्लाह खामेनी के खुतबे पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरानी मईशत तबाह हो रही है, अवाम अजियत में मुब्तला हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। दुनिया का सबसे पस्त कद इंसान 27 साल की उम्र में नेपाल में वफात पा गया। खाजिंद्रा थामा मागार का कद 2 फुट 2 इंच था। मौत नमूनिया की वजह से हुई। खाजिंद्रा थापा मागार को 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पस्त कद इंसान के तौर पर शामिल किया गया। चीन में 2019 में पैदा होने वाले पांडा के 20 बच्चों ने स्प्रिंग फेस्टिवल को खुशामदीद कहा। रुनुवाई की तकरीब में पांडा के बच्चे खूब मस्तियां करते रहे। बच्चों में बड़े पांडा की उम्र 7 माह, सबसे छोटा 4 माह का है। उर्दू अफसाने को नई राह दिखाई। बेबाक तहरीरों से मुआशरे की तलखियों को उजागर किया। जज्बात, एहसासात और फिक्र अंगेजी को अल्फाज में परोने वाले सादत हसन मंटू को दुनिया छोड़े 65 बरस बीत गए। तहरीरें आज भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं। प्रिजन सेंटेंस कम करें, अगर वो काम करते हैं उनको पेमेंट करें, ताकि जब एक कैदी रिलीज होता है तो उसके पास कोई इनकम होती है जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। और ऐसे बहुत से हमने रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं। हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब हमारी रिपोर्ट पे अब कुछ एक्शन लेंगे और जो अपनी जजमेंट देंगे उसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस उस जजमेंट में आएंगी, क्योंकि वो जजमेंट फिर इन्फोर्सेबल होगी। मैडम ये बताइए कि आपकी हुकूमत है और आप कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब जो है कोई रिपोर्ट या कोई फैसला करेंगे तो ही हम कर सकते हैं, तो क्या अब पंजाब में आपकी हुकूमत है? मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो फैसला करेंगे तो ही होगा। उन्होंने ये कमेटी बनाई थी तो अब उन पे फर्ज बनता है कि वो जजमेंट दें। वैसे हमारी हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई है
बैरिस्टर अली जफर के नीचे, उन्होंने भी प्रिजन रिफॉर्म्स और प्रिजन रूल्स के ऊपर काम किया है, वो अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हुकूमत तो ऑलरेडी इसको देख रही है, बट ये क्योंकि इनिशिएट किया था चीफ जस्टिस साहब ने, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमने जब सारी चीज़ें अब कर ली हैं, उनकी जजमेंट आएगी तो देखेंगे क्या उनकी रिकमेंडेशंस हैं। मैडम आप चीफ जस्टिस साहब जी जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो बिल पर काम जारी है, इस हवाले से बताइएगा कि ये बिल कब तक असेंबली में पेश कर दिया जाएगा? आप डोमेस्टिक वायलेंस का कह रही हैं कि ज़ैनब अलर्ट का कह रही हैं? इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का आप कह रही हैं? इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का बिल अब काफ़ी अरसे से लॉ मिनिस्ट्री में है। गालबन उन्होंने हमें कहा है कि वो सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से डायलॉग कर रहे हैं, तो ये अब हम तो उनको कह रहे हैं कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि इसमें और तो छोड़े फैमिलीज़ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादती होती है। आज चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने कहा कि देखें, एक तो वो इशू अपना है इनफोर्स डिसअपियरेंसेस का, लेकिन वो लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनके पे जो फाइनेंशियल प्रेशर है, कि इमोशनल प्रेशर होता है, एक फाइनेंशियल प्रेशर, उस डिसअपियर्ड शख्स के ना बैंक अकाउंट फैमिली एक्सेस कर सकती है, ना प्रॉपर्टीज़ कुछ कर सकती है, तो उन पे जो फाइनेंशियल तक ये मुसीबतें होती हैं, इनका हल स्टेट को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये 4, 5, 10 साल तक गुजर जाते हैं और वो फैमिलीज़ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कोई सोचता ही नहीं है। फैमिलीज़ ने तो कोई जुर्म नहीं किया, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी सोसाइटी में हमें देखना पड़ेगा। और मैं मीडिया से एक अपील करूंगी कि देखें, जब आप जेल और प्रिजन की बात करते हैं तो कम से कम आप आम कैदियों का हाल जो है और जो प्रिजन्स का हाल है उस पर भी अगर फोकस करें, कौम को बताएं क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमारी लोगों की सोच बदली जाए और हम ये ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक और इंसान की जो एक डिग्निटी है उस पर फोकस करें, सिर्फ हर चीज़ सियासी पहलू से ना देखें। मैडम चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर कोई मुजरम सजा याफ्ता भी हो तो उसको रिहा करना रियासत की जिम्मेदारी है, उसका लाइफ टू राइट इंटाइटल रहता है। तो नवाज शरीफ साहब बीमार है, तो पंजाब हुकूमत को क्या रिकमेंड करना चाहेंगी, क्योंकि उनकी जमानत का पीरियड खत्म हो रहा है, तो उनको रिहाई? देखिए, अव्वल तो चीफ जस्टिस साहब आम गरीब प्रिजनर की बात कर रहे थे, जिसकी कोई हक में बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कैदी की जिंदगी खतरे में हो तो फिर रियासत की जिम्मेवारी है कि उसको फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए और उसकी रिहाई का भी सोचा जाए। तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या जो पॉलिटिकल शख्सियत हैं जो कि क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनकी तो बेल हो चुकी है। हम तो गरीब प्रिजनर की बात कर रहे थे चीफ जस्टिस, जिनको कोई नोटिस ही नहीं करता, मीडिया भी उनके केस नहीं उठाती। आप लोग जरा ये बाकी जो केसेस अभी जो क्लब किए थे चीफ जस्टिस साहब ने, खादिम हुसैन वगैरह के, उन पे भी आप फोकस करें, क्या जुल्म होता है आम कैदी के साथ। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज कश्मीर में कर्फ्यू लगे हुए 167 डेज हो गए हैं, आप इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर भी है उसकी, इस हवाले से आप बीइंग ए जर्नलिस्ट, कश्मीरी जर्नलिस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस हवाले से एक जानदार मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया? मैं समझती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर का पहली दफ़ा एक क्लियर नैरेटिव कश्मीर पे आया है, जो पहली किसी हुकूमत में नहीं था। पहली दफ़ा दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि ये कश्मीरियों के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और जो नाटसी जर्मनी वाला आइडियोलॉजी थी वही आरएसएस की है। तो पहली दफ़ा हिंदुस्तान अब प्रेशर में है। दूसरी बात ये कि मैं अपनी मिनिस्ट्री का बता सकती हूँ, हमारे तहत जो हमारा मैंडेट था, मैंने सितंबर में यूएन ओचा को खत लिखा कि आप ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएं, जैसे हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड आए ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये फॉरेन ऑफिस हैज़ टू टेक इट अप। सितंबर में वो खत गया हुआ है ओचा को। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, अभी तक आई एम नॉट श्योर क्या उस पर हुआ है। दूसरा, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने 18 ह्यूमन राइट्स स्पेशल मैंडेट होल्डर्स जो हैं उन सबको खत लिखा, जैसे हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड आए ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये फॉरेन ऑफिस हैज़ टू टेक इट अप। सितंबर में वो खत गया हुआ है ओचा को।
मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, अभी तक आई एम नॉट श्योर क्या उस पे हुआ है। दूसरा, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने 18 ह्यूमन राइट्स स्पेशल मैंडेट होल्डर्स जो हैं उन सबको खत लिखा।